आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं wavestratgy.com के आशीष क्याल। आशीष से मार्केट पर व्यू भी लेंगे स्ट्रैटेजीज भी, लेकिन पहले फटाफट से एक मार्केट का क्विक अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिल रहा है। कल भी सिमिलर एक्शन हमने देखा। फिलहाल दिन के लोअर लेवल्स के आसपास निफ्टी कारोबार करते हुए 25,777 के मौजूदा लेवल से 33 अंक नीचे कर रहा है ट्रेड। ऊपर नीचे के दायरे हालांकि खुलने से लेकर अब तक हम लगातार देख रहे हैं बाजार में। निफ्टी बैंक में भी सिमिलर एक्शन देखने को मिला है। वहां भी दिन के लोअर लेवल्स पर पहुंचने के बाद थोड़ा संभला, अभी फ्लैट कारोबार कर रहा है निफ्टी बैंक। हालांकि ब्रॉडर मार्केट देखेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखेंगे तो वहां पर हरे निशान में कारोबार हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स अब 90 अंक ऊपर आ चुका है दिन के ऊपरी स्तरों को रीअप्रोच करते हुए अभी डिप लगाने के बाद। वहीं स्मॉल कैप्स में बाइंग है, 125 अंक ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, जो कि 0.1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। दिखाते हैं आपको बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या। ब्रेथ मार्केट के पॉजिटिव दिखाई देगी क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में खरीदारी देखने को मिल रही। 1438 स्टॉक जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 1013 स्टॉक्स जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब दिखाते हैं आपको निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। थोड़ा सपोर्ट कहां से मिल रहा है? इन्फोसिस, एमएनएम, टेक महिंद्रा, एसबीआई जैसे स्टॉक से, लेकिन प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल और इंडसइंड बैंक, जहां से मिलाकर 114 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। तो ये रहे निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी दिखा देते हैं। एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक तो प्रेशर क्रिएट कर ही रहे हैं। इसके अलावा पीएनबी, बंधन बैंक भी हैं। सपोर्ट कहां से आ रहा है? जो कि निफ्टी बैंक रिकवर हुआ है लोअर लेवल से, उसमें एसबीआई 64 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। तो ये तो रहा फिलहाल मार्केट का, लेकिन आज के सेशन में आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा देखने को मिलेगा, इसीलिए ट्रेड्स पर भी फोकस करेंगे। आशीष क्याल बने हुए हैं। आशीष नमस्कार। पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी क्या राय रहेगी आपकी बाजार बंद होने तक? नमस्ते दीपाली। देखिए, ओवरऑल जो बाजार का ट्रेंड है, अगर हम कल से देखें तो एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा गया है यहाँ पर। कल के दिन से लेके अभी तक एक भी आवरली कैंडल पॉजिटिव क्लोज नहीं हो पाई है प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर। तो ऐसे में दबाव बना हुआ है बाजार में, लेकिन थोड़ा सा ओवरसोल्ड है तो पुल बैक आने की गुंजाइश है। ऊपर में अगर निफ्टी ब्रेक करता है 25,840 का लेवल, तो हम 25,920 तक का मूव देख सकते हैं। तो 25,840 के ऊपर 25,920 तक का मूव देखा जाएगा। और नीचे का जो सपोर्ट है निफ्टी का वो है 25,730 का। अगर निफ्टी 25,730 यहां से फिर से ब्रेक करता है तो सेलिंग प्रेशर बन सकता है 25,650 के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेड लिया जा सकता है। और अगर आप थोड़ा सा 2 से 3 दिन के होराइजन से देखें तो मेरे ख्याल से बाजार में जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आती है वो 25,450 पे, वो सपोर्ट शायद इंटैक्ट रहेगा। और ऊपर में फिर से हम 25,920 तक जा सकते हैं। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर जो ट्रेड लेना है इंट्राडे में, वो 25,920 के टारगेट के लिए 25,840 के ऊपर लिया जा सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने कल के दिन में काफी स्टीप सेल ऑफ दिखाया था। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी वीक था, लेकिन आज बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। तो गुंजाइश है बैंक निफ्टी में यहाँ पर लीड ले सकता है। ऊपर में जो लेवल है बैंक निफ्टी का 53,250 का एक हर्डल है। तो यहां से हो सकता है हम थोड़ा पुल बैक देखें 53,200 के आसपास। और अगर 53,250 ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में 53,500 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव रुझान बनने की गुंजाइश है। नीचे में जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 52,750, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। ओके, चलिए तो इंडेक्स की बात हुई। आशीष लगे कुछ ट्रेड्स निकालें क्या आपने? हाँ देखिए, ट्रेड स्पेसिफिक में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मेट्रोपोलिस है जो कि 52 एक हाई पे चल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, आज के दिन में भी ये इंडेक्स से परे चल रहा है। अगर इंडेक्स पे प्रेशर बना है 2 दिन से, ये स्टॉक में कुछ दिक्कत नहीं आई। तो मेट्रोपोलिस में 2300 के लेवल्स ऊपर में देखे जा सकते हैं। नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना है आपको मेट्रोपोलिस में, वो आता है करीबन 2190 का। तो 2190 जब तक इंटैक्ट है 2300 के लेवल देख सकते हैं मेट्रोपोलिस में। दूसरा जो स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, आज के दिन हम देख सकते हैं केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक में काफी हलचल हो रही है। चंबल फर्टिलाइजर ने अच्छे वॉल्यूम के साथ में एक ब्रेकआउट दिया है। कोई भी डिप मिलती है चंबल फर्टिलाइजर पे करीबन 535 के आसपास तो बाय की राय होगी। टारगेट है 575 का इस स्टॉक के अंदर, और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 520 का। ओके,
चलिए, तो ये रहे आपके लिए दो ट्रेड्स जहां पर मेट्रोपोलिस हेल्थ और चंबल फर्टिलाइजर्स में खरीदारी करने की सलाह है। चलिए, मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स दोहरे निशान में कारोबार कर ही रहा है। अब सेलेक्ट पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। शुरुआत कर लेते हैं। इंडेक्स तो आपकी स्क्रीन पर है ही 74-75 अंकों की बढ़त के साथ, लेकिन स्टार्ट करेंगे आईटी कंपनियों के शेयर्स के साथ जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। और आईटी पैक में सेलेक्ट मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक जहां पर खरीदारी है उसमें साइंट डीएलएम ये मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एफएल इंडिया 2.5% ऊपर है। क्लियर सॉल्यूशंस में भी 1.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा दिखाते हैं ब्रोकरेज स्पेस के शेयर्स। आईएफएल सिक्योरिटीज आज भी 7% ऊपर, जियोजीत में 5.5% का मूव, 4% ऊपर एंजल वन और जेएम फाइनेंशियल भी लगभग 2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। अब दिखाते हैं आपको स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स। बासफ 9.5% ऊपर, अल्काइल अमाइंस 3% ऊपर, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 2.5% ऊपर, नवीन फ्लोरिन में भी 4% की मजबूती देखने को मिल रही है। साथ ही एग्रोकेमिकल्स में बेयर क्रॉपसाइंस 2.5% ऊपर, यूपीएल 1.5% ऊपर, 1% ऊपर पीआई इंडस्ट्रीज है। और साथ ही नाल्को इनफैक्ट मेटल स्पेस का स्टॉक है जहां पर खरीदारी है। फर्टिलाइजर में कोरोमंडल इंटरनेशनल 2.5% ऊपर, 3% ऊपर दीपक नाइट्राइट, चंबल फर्टिलाइजर्स 2.5% ऊपर और मद्रास फर्टिलाइजर्स में भी 3.5% की तेजी देखने को मिली है आज के कारोबार में। एफएमसीजी स्टॉक जो थोड़े कमजोर हैं आज के सत्र में, उसमें इमामी, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर और मैरिको हैं जो कि लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही दिखाते हैं आपको रियल्टी स्पेस के स्टॉक जो कि प्रेशर में है। उसमें फिनिक्स मिल्स 4% नीचे, 2% नीचे प्रेस्टीज, सोबा 2.5% नीचे है और मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी 1% की कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन एक क्विक कमेंट नाल्को पर ले लेते हैं आशीष का। अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप? लगातार मेटल्स की बाइंग प्लस आज ब्रोकरेज रिपोर्ट का इम्पैक्ट, क्या सजेशन रहेगा इन स्तरों से? देखिए, नेल्को के ऊपर अगर हम देखें तो ओवरऑल जो बाइंग अभी फिलहाल हम देख रहे हैं वो सभी मेटल स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग है। और जहां तक हमने देखा है कि चाइना में भी जो हलचल हुई है उसको लेके आयरन ओर के प्राइसेस काफी जंप किए, फ्यूचर्स के प्राइसेस। तो ओवरऑल नेल्को पे व्यू पॉजिटिव है। बहुत स्ट्रॉन्ग रैली हो चुकी है, ओवर बॉट में है स्टॉक, तो फिलहाल इस लेवल पे एंटर ना करें। अगर आपको कोई भी डिप मिलती है यहाँ से करीबन 218 के आसपास, 220 के आसपास, वहां पर बाय करने की राय होगी। टारगेट नेल्को के ऊपर जो निकल कर आता है ऊपर में करीबन 240 का टारगेट है। और स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा इस स्टॉक के अंदर, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो आज सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, वो है 208 लेवल। सो 208 के सपोर्ट के साथ बाय ऑन डिप्स की राय होगी 240 के टारगेट के लिए। 240 तक जाने की प्रोबेबिलिटी नाल्को में 225 पर डेज हाई पर कर रहा है फिलहाल कारोबार। 7% का जोरदार उछाल आज के सेशन में। लेकिन अब बात करेंगे ऑटो सेल्स नंबर्स की। दरअसल पितृपक्ष के बावजूद भी जो सितंबर का महीना है वो ऑटो कंपनियों के लिए काफी अच्छा रहा है। इनफैक्ट जो भी बिक्री के आंकड़े सोफार आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। चलिए फटाफट से दिखाते हैं अब तक जो नंबर्स आए हैं और शुरुआत करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि श्राद्ध पीरियड की वजह से जो बिक्री है वो मिक्स्ड रह सकती है। कुछ कंपनियां हैं जो कि बेटर परफॉर्म कर सकती है, लेकिन सोफा जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो जो कुल बिक्री है वो 87,840 यूनिट रही है, यानी 16% के आसपास की ग्रोथ रही है। अगेन एक्सपेक्टेशन से बेटर ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। ऑल्दो एमएनएम के जो ट्रैक्टर सेल्स के नंबर्स हैं वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहे हैं। 44,256 यूनिट्स बेची है, 45,400 यूनिट्स का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन अनुमान यह है कि यहाँ से ट्रैक्टर सेल्स इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। रूरल डिमांड इमर्ज होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 16% की ग्रोथ रही है एमएनएम के बिक्री के आंकड़ों में। साथ ही एमएनएम के बाद अगर आप ट्रैक्टर के एक्सपोर्ट्स देखेंगे या एक्सयूवी सेगमेंट देखेंगे अगर, तो एसयूवी सेगमेंट में लगातार हमने ग्रोथ देखी। यहाँ पर 24% की ग्रोथ इस महीने भी रही है। हालांकि जो ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट है वो घटते हुए दिखाई दिया है। बिक्री भी 2% बढ़ी है मामूली सी सालाना आधार पर, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स है वो 10% घटकर आए हैं 1055 यूनिट्स पर। ये तो एमएनएम की बात हुई। अब दिखाते हैं आपको बजाज ऑटो के बिक्री के आंकड़े। बजाज ऑटो के जो नंबर्स रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। जो ओवरऑल सेल्स रही हैं वो 20% ग्रो होकर 4.69 लाख यूनिट्स के आसपास रही हैं। अगर डोमेस्टिक सेल्स देखेंगे बजाज ऑटो की तो वो भी 23% बढ़कर 3.11 लाख यूनिट्स के आसपास रही हैं। एक्सपोर्ट्स भी बजाज ऑटो का 13% बढ़कर आया है। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि एक्सपोर्ट्स में हमने जो सुधार देखा है वो सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है। 13% बढ़कर एक्सपोर्ट्स रहे हैं। वहीं टू व्हीलर बिक्री देखेंगे सिर्फ तो 22% ग्रो होकर 4 लाख यूनिट के आसपास रही हैं। वहीं थ्री व्हीलर बिक्री देखेंगे तो वो 6% बढ़कर आई है बजाज ऑटो की। इसके बाद दिखाते हैं आपको एस्कॉर्ट कुबोटा के नंबर्स। ट्रैक्टर सेल्स कैसी रही है वो आपके सामने दिखाते हैं। जो ओवरऑल बिक्री है वो अनुमान से बेटर रही है। 12,380 यूनिट्स एस्कॉर्ट्स ने बेची हैं, हालांकि अनुमान था 11,100 यूनिट्स के आसपास का। वहीं अगर कुल बिक्री देखेंगे तो वो 2.5% बढ़कर 12,380 यूनिट पर रही है, लेकिन नंबर्स अनुमान से बेटर स्लाइटली रहे हैं। घरेलू बिक्री ऑलमोस्ट 5.6% बढ़कर 11,985 यूनिट के आसपास रही है सालाना आधार पर। वहीं जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 47% घटकर 395 यूनिट ही रहे हैं।
तो एक्सपोर्ट्स हमने M&M के भी ड्रॉप होते हुए देखे हैं और एस्कॉर्ट्स के भी 47% ड्रॉप हुए हैं। अब दिखाते हैं आपको अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड CV स्पेस पे कैसे नंबर्स रहे हैं। जो ओवरऑल अनुमान था वो 16,700 यूनिट्स का था, जो बेची है कंपनी ने वो 17,233 यूनिट्स रही हैं। हालांकि अगर सालाना आधार पर कंपेयर करेंगे तो ये ड्रॉप है 10% के आसपास का। अनुमान भी यही था कि 10-12% जो कमर्शियल व्हीकल बिक्री है वो घटकर आ सकती है, उसी तर्ज पर ये नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट देखेंगे तो यहाँ पर जो बिक्री है वो 13% घटकर 11,077 यूनिट रही है सालाना आधार पर। वहीं अगर लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट देखेंगे तो वहाँ पर बिक्री 5% घटकर 6,156 यूनिट के आसपास रही हैं। और आखिर में दिखाते हैं आपको आयशर मोटर्स के नंबर्स कैसे रहे हैं। अगर वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट देखें तो बिक्री 0.6% बढ़कर 7,609 यूनिट के आसपास रही हैं। वहीं एक्सपोर्ट जो हैं VECV यानी वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स के वो 90% बढ़कर 475 यूनिट के आसपास रहे हैं। वहीं जो घरेलू बिक्री रही है वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स की वो 2% बढ़कर 6,847 यूनिट के आसपास रही है। तो सो फार जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशंस स्लाइटली बेटर साइड पर ही दिखाई दे रहे हैं। और अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अक्टूबर जो कि फेस्टिव सीजन के दौरान अच्छी बिक्री ओवरऑल होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये रहे अब तक के नंबर्स। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें आरबीआई के अल्टीमेटम के बावजूद गोल्ड फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों में आज गिरावट देखी जा रही है। गोल्ड लोन नियमों पर आरबीआई ने कंपनियों को खरी खरी सुनाई है। ज्यादा डिटेल्स के साथ यतिन हमारे साथ मौजूद है। यतिन, बताइए गोल्ड लोन को लेकर आरबीआई ने क्या नया सर्कुलर जारी किया है? गोल्ड फाइनेंसिंग एनबीएफसीज पे आरबीआई की गाज गिरी है। येस्टरडे आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया जहां गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के प्रोसेसेस और जो कस्टमर इंटरैक्शंस हैं इनको लेके आपत्तियां जताई गई। आरबीआई को लगता है कि गोल्ड फाइनेंसिंग सेक्टर में बहुत सारे प्रोसेसेस और कस्टमर डिसबर्समेंट्स में इश्यूज हैं। इनफैक्ट आरबीआई और बैंकों को जो निर्देश दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो कंपनीज गोल्ड फाइनेंसिंग बिजनेस में है, चाहे वो बैंक हो और एनबीएफसीज हों, इनको 3 महीने का अल्टीमेटम दिया जाएगा अपने प्रोसेसेस और अपने डिलीजेंस को सुधारने के लिए। आरबीआई को लगता है कि जो गोल्ड पोर्टफोलियो है उसके बहुत सारी जो सुपरवाइजरी रोल्स हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसको दुरुस्त करने की अब ज़रूरत है। गोल्ड फाइनेंसिंग को लेके काफ़ी सारी वैल्यूएशंस को लेके दिक्कतें आ रही हैं। जब कस्टमर अपना गोल्ड लेके जाता है तब कोई प्रोसेस फिक्स नहीं है, नीलामी में पारदर्शिता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। गोल्ड लोन के एनपीए को लेके भी क्लासिफिकेशन में काफ़ी चेंजेस देख रहे हैं कंपनी लेवल्स पे। और अगर हम बैंक ट्रांसफ़र की बात करें तो जो लोन बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए ट्रांसफ़र होना चाहिए उसके बदले कैश डिसबर्समेंट्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट आरबीआई को लगता है आने वाले दिनों में हो सकता है। इसीलिए सतर्कता बरताने के लिए आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया है, जिसके कारण बहुत सारे स्टॉक्स इंक्लूडिंग मन्नापुरम और मुथूट थोड़े बहुत प्रेशर में आज दिखाई पड़ रहे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।